बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपोजिंग रिएक्शन के फर्स्ट केस के जो सेकंड जो है पार्ट वो करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट केस उसका क्या था अपोजिंग रिएक्शन का या रिवर्सिबल रिएक्शन का, कि व्हेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इससे पहले हमने उसकी पहला केस देखा था कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या थी, ज़ीरो थी। अब हम उसका दूसरा केस देख रहे हैं, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट ज़ीरो। इसका मतलब है स्टार्ट पे हमारे पास प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन मौजूद है, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड आउट होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम आएगा जैसे जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इन एन अपोजिंग रिएक्शन इट माइट बी पॉसिबल that some concentration of the product is already present before the reaction gets started. ठीक है, the initial concentration of product is not zero, कि हमारे पास जो initial concentration है प्रोडक्ट की वो जीरो नहीं भी हो सकती। Consider one such reaction in which A is going to product B and B is going back to A, कि opposing reaction है तो ये forward reaction हो गया, ये backward reaction है। अब फर्क कहाँ पे आ रहा है? फर्क इस पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इनिशियल इक्वेशन लिखना आती है ना तो आप जो है उसकी काइनेटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आगे काइनेटिक्स सबकी सेम है। आपको जस्ट ये चीज़ आनी चाहिए कि आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसी है, सेकंड के लिए कैसी है, थर्ड के लिए कैसे थे, उसके डिफरेंट केसेस के लिए कैसे थे ये वाली वैल्यूज़। इसी तरह अपोजिंग में जो डिफरेंट केसेस हैं उनकी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती है, फिर तो आगे आपको पता ही है सारे सेम स्टेप ही हैं, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जब टाइम जीरो है, ए की कंसंट्रेशन ए है और बी की कंसंट्रेशन हमारे पास पहले जीरो होती थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, बी कंसंट्रेशन है। जब टाइम गुजरता है, कुछ टाइम आ जाता है, टी इज इक्वल टू टी, स्पेसिफिक टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगी। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले जितनी थी उससे थोड़ी सी अमाउंट उसकी ज़्यादा हो रही है, तो इसको हम ये क्या करते हैं, बी प्लस एक्स करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा, फिर जितने वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है। In the reaction shown above, the initial concentration of B is the product is not zero, कि हमें पता है कि इसकी concentration small b से represent किया जा रहा है, ये zero नहीं है। The variation in the concentration of A and B with the time is shown, A और B की concentration में जो change आ रहा है हम यहाँ से देख लेते हैं कि start पे initial concentration of A क्या है, वो A है, और आस्ता आस्ता टाइम गुजरता है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, और एक टाइम आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगी। इसी तरह जो पिछला ग्राफ आपने देखा था वहाँ पे वो जीरो से स्टार्ट हो रहा था कि मीन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी जो थी वो जीरो थी, लेकिन यहाँ पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, बी है स्मॉल से, यानी कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है यहाँ पे, और उसके बाद आस्ते आस्ते इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और इक्विलिब्रियम इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है। अब हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पिछले रिएक्शन के लिए किया, जस्ट यहाँ पे कंसंट्रेशन में थोड़ा सा, यहाँ पे पहले x आता था, अब ये b प्लस एक्स आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा सेम उसी तरह की डेरिवेशन है, इसमें कोई और चेंज नहीं है। तो बस हम इसको देखते हैं कि क्या हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हमें पता है वो a से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी स्पेसिफिक टाइम पे लेंगे तो a माइनस एक्स आ जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो के एफ आ जाएगा। ठीक है, कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन है। इसी तरह हम रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन ले लेंगे जो कि प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी के, और इन दिस केस हमारे पास क्या है, बी की जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन आएगी किसी भी टाइम के ऊपर वो बी प्लस एक्स आ जाएगी, और यहाँ पे कांस्टेंट जो आएगा उसे हम रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कह देंगे। फिर हमने वही प्रोसेस करना है कि नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि हमारे पास जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से माइनस कर दें हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को। द नेट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फ्रॉम दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, के हम आर एफ माइनस आर बी कर देंगे, तो इनकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाता है, के एफ इंटू ए माइनस एक्स माइनस के बी बी प्लस एक्स आ गया। यहाँ पे क्या है, दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब वही काम हमने क्या करना है कि यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करना है हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर अपोजिंग रिएक्शन फॉर द टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट जीरो,
कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जीरो नहीं है। एट द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, हमें पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन एंड द कंसंट्रेशन एट दिस स्टेज इज टर्म एज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन को हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहते हैं, यानी एक्स जो है उसको हम एक्स ई लिखेंगे। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन है। एक्चुअली हमने के बी की वैल्यू निकालनी है और उस के बी की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जैसे हमने पहले किया है। ठीक है, 5.56 के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन जब इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन के और एक्स की जगह पे हमने एक्स ही करना है, तो ये क्या बन जाएगा, हम वैल्यू पुट करेंगे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन की। तो ये क्या बन गया, के एफ ए इंटू ए माइनस एक्स सी और के बी इज इक्वल टू के बी इंटू बी प्लस एक्स ई। यहाँ से हम के बी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है तो ये डिवाइड हो जाएगी। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ के बी इन इक्वेशन 5.56 के बी की वैल्यू निकाली है हम, जो है जो फाइनल इक्वेशन थी हमारे पास 5.56 उसमें पुट करेंगे, वो क्या थी, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स माइनस के बी बी प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे के बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन गया, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और साथ बी प्लस एक्स जो है वो पहले वाली इक्वेशन का ऊपर वाली से के ऊपर से आ रहा है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है कि के एफ तो आपको पता है कॉमन है, के एफ बाहर निकल गया, बाकी क्या रह गया, ए माइनस एक्स ई प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय बी प्लस एक्स ई। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इस टर्म के साथ b प्लस एक्स सी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म ऐसी आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, इन सारे टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देख लेते हैं क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए एक्स ई माइनस बी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स ई। इस साइड पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स ई माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस एक्स एक्स ई। अब जब हम इसको ओपन करेंगे सबको तो ये माइनस है बाहर, तो ये सारी टर्म ऑपोजिट हो जाएंगी, तो ये बाकी और कुछ नहीं हो रहा। और इसके बाद हमारे पास जो है जो सेम टर्म आ रही है वो हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये प्लस ए बी है, ये माइनस ए बी है, ये कैंसिल आउट होगी। और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, ये माइनस एक्स एक्स ई है और ये प्लस एक्स एक्स ई है, तो ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, ए एक्स ई माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स ई। ठीक, ये चार टर्म हमारे पास रहेगी। तो हम इसमें से भी क्या कर सकते हैं कि x वाली टर्म को एक साइड पे कर लिया और एक्स ई वाली टर्म को एक साइड पे कर लिया। ठीक है, तो ए एक्स ई प्लस बी एक्स ई आएगा, तो एक्स ई कॉमन आ गया तो ए प्लस बी आ गया। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, ये माइनस वाली टर्म आ गई, ये माइनस बी एक्स है और माइनस ए एक्स है। ठीक है, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन निकलेगा तो ये बी प्लस ए आ जाएगा, या ए प्लस बी इसको लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब ये दोनों टर्म हमारे पास क्या है, कॉमन है, दोनों में a प्लस बी कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लिया और ये हमारे पास क्या रह गया, एक्स ई माइनस एक्स आ गया मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी डिवाइडेड बाय b प्लस एक्स। तो यहाँ से हम जो है जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल लेंगे और जो वेरिएबल टर्म है हमारे पास हम जो है उसकी सेपरेशन कर लेंगे और उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब देखें, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है, बी की कंसंट्रेशन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें इतना फर्क नहीं आता, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई उसमें भी चेंज नहीं आ रहा होता। तो ये सारी टर्म्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है सिवाय इसके एक्स ई माइनस एक्स के। ठीक है, तो हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे और दूसरी साइड पर डी टी आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म का आपको पता है पहले ही कि यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन खत्म हो गई तो टी आएगा और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ गया। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या रह गया था कि एक्स सी माइनस एक्स, 1 ओवर एक्स सी माइनस एक्स। तो अब ये फर्स्ट ऑर्डर पोज बाय फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है, तो आपको पता है ये इस इक्वेशन का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा लॉग नेचुरल एक्स ई माइनस एक्स। जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, 1 ओवर ए माइनस एक्स था
यहाँ, और उसका आंसर क्या आया था, माइनस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स। तो वही चीज़ है, जस्ट यहाँ पे एक्स ही आ गया, मीन इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, फाइनल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई यहाँ पे, तो वो आ गए हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, वही प्रोसेस के हमने कंसंट्रेशन सी की वैल्यू निकालनी है जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब टाइम 0 x 0 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें कि x की वैल्यू जब यहाँ 0 आएगी और जब टाइम की वैल्यू 0 आएगी तो ये सारी टर्म टाइम के साथ से कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये हमारे पास बन जाएगा c की वैल्यू इज इक्वल टू c इज इक्वल टू लॉग माइनस लॉग नेचुरल एक्स ई। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स सी, ये जो सी की वैल्यू है वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, लेकिन हम इक्वेशन के जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में चली जाएगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इक्वेशन निकालते नहीं है, ये वही इक्वेशन है हमारे पास कि लॉग नेचुरल, यहाँ पे क्या टर्म बन जाएगी, लॉग नेचुरल एक्स ई माइनस एक्स ई is equal to kf into a plus b divided by b plus x e multiply by t। तो ये t हमारे पास क्या है, x एक्सिस है, ये log कंसंट्रेशन टर्म log वाली जो है वो y एक्सिस है, और t के साथ जितनी भी टर्म है वो हमारे पास स्लोप है, और रीजन से पास आउट होगा, मीन यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है। और यहाँ से जब आपको पता है स्लोप की वैल्यू आ गई है तो स्लोप से हम के एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वाले केस में भी निकाली है। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द अपोजिंग रिएक्शन ऑफ द टाइप फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय द फर्स्ट ऑर्डर when the initial concentration of product is not zero। मीन आपने स्पेसिफाई करना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, उसका ये कौन सा केस है। फॉलोइंग रिजल्ट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो फाइनल इक्वेशन निकाले हैं ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कि जब हम इस कंसंट्रेशन टर्म का टाइम के साथ जो है ग्राफ बना रहे हैं तो हमारे पास जो है स्लोप की वैल्यू जो है से हम क्या कर सकते हैं, के एफ को निकाल सकते हैं, कि स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों टर्म्स के साथ और डिवाइड कर दें, ये जो ऊपर इधर न्यूमरेटर में है वो दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और के एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से। ठीक, फिर नेक्स्ट हमने क्या प्रोसेस करना है यहाँ से, कि हम क्या करें कि हम के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। मेरा ख्याल है यहाँ पे के एफ लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास के एफ तो आ गया, हमने अब जो है के बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ओके, पहले जो है इसके यूनिट्स निकाले जा रहे हैं, जैसे हम पहले करते हैं कि यूनिट्स निकालने के लिए क्या है, ये कंसंट्रेशन टर्म ये कंसंट्रेशन टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये वैसे भी इसको हम क्या कहते हैं, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कि मीन ये रेशो है हमारे पास कंसंट्रेशन की, तो ये कैंसिल आउट होगी, इधर भी कंसंट्रेशन टर्म है इधर भी कंसंट्रेशन टर्म है, तो ये कैंसिल आउट होगी, और रिमेनिंग हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट होते हैं वही आ जाएंगे, कि के एफ इज इक्वल टू माइनस एस। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं कि उसी तरह हम के बी के लिए भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, के बी की क्या वैल्यू आती है। ठीक है, के एफ की वैल्यू तो हमें एक्सपेरिमेंटली मिल गई, हमने जो इक्वेशन निकाली उसका ग्राफ बनाया और वहाँ स्लोप से हमें वैल्यू मिल गई। इसी तरह हमने क्या करना है कि के बी की भी वैल्यू निकालनी है, तो हम के बी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। हमें पता है इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और कंसंट्रेशन जो होती है वो एक्स ई की इक्वल होती है। वही वैल्यू हम पुट करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ से अगर हम के एफ की वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बन जाएगा के बी इंटू बी प्लस एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ के एफ इन द इक्वेशन 5.58 के अंदर हम इसको ऐड करेंगे, कि मीन जो हमने फाइनल इक्वेशन निकाली है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली है, वहाँ पे जहाँ पे के एफ की वैल्यू आ रही है हम वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे। मैं आपको पीछे से दिखाती भी हूँ कि हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई थी ये वाली, ठीक है, इस साइड पे तो लॉग नेचुरल वाली टर्म है, दूसरी साइड पे ये सही टर्म है, तो हम यहाँ पे क्या करें, के एफ की वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के एफ इन इक्वेशन, के हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस साइड पे तो ये वही टर्म आ गई है, लॉग नेचुरल एक्स ई माइनस डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स, और साथ में हमारे पास के बी की वैल्यू, के एफ की वैल्यू पुट की, और जो है साथ साथ
जो रिमेनिंग टर्म्स थी वहाँ पे उस इक्वेशन में वो पुट की, टाइम आ गया, और साथ a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स ही था, तो वो भी जो है कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे, b प्लस एक्स सी था, ठीक है। वो डिनोमिनेटर में b प्लस एक्स सी और ये न्यूमिनेटर में b प्लस एक्स ई जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, इस साइड पे के बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स ई। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल टर्म आ गई इसकी। अब यहाँ पे अगर हम जो है ग्राफ बनाए तो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है टाइम, और साथ में जो स्लोप है वो के बी की वैल्यू हमें यहाँ से मालूम हो जाएगी, ठीक है, कि इसको स्लोप के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हम वहाँ से एक्सपेरिमेंटली के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन के, यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है तो ये रीजन से पास आउट करेगा। द वैल्यू ऑफ के बी कैन बी डिटरमिन फ्रॉम द स्लोप, के हम स्लोप से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब स्लोप के किसके इक्वल है, स्लोप इज इक्वल टू के बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी, और के बी की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों टर्म आपस में जो है इक्वेशन के दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और दूसरी वाली हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले किया है कि कंपोजिट रेट कांस्टेंट निकालना है, वो हमारे पास क्या है, के सी है जो कि सम ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन है और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो वही प्रोसेस, ठीक है। हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन के, और x जो है इज इक्वल टू एक्स ई है, तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन की कि के एफ इंटू ए माइनस एक्स सी इज इक्वल टू के बी इंटू बी प्लस एक्स ई। यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, के एफ ए बन जाएगा माइनस के एफ एक्स ई इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस के बी एक्स ई। हम अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक्स ई वाली जो टर्म है उनको इक्वेशन के एक साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस साइड पे इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाए, इस साइड पे माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, और ये वाली टर्म हमारे पास जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या है, एक्स सी, दूसरा क्या रह गया, के एफ प्लस के बी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये टर्म इसी तरह रह जाएगी, इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ से हम एक्स सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स सी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस के बी मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय के एफ प्लस के बी। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ रही थी 5.58 उसके डिनोमिनेटर में एक्स ई था, ठीक है, b प्लस एक्स ई था। मैं आपको दिखाती हूँ, तो हम यहाँ उस एक्स ई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 5.58 इक्वेशन देख लेते हैं हम, ये जो b प्लस एक्स ई था, ठीक है, हमने ये एक्स ई की वैल्यू पुट करनी है तो ये वाली वैल्यू तो उसके साथ वैसे ही आ जाएगी। अब अगर वहाँ पे कोई कटिंग हो रही हुई तो वो हम उसको कटिंग कर लेंगे या कॉमन निकाल लेंगे, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स ई की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, एक्स ही निकाल लिया तो इस साइड पे हमारे पास तो यही टर्म थी, ये इसमें तो चेंज नहीं आ रहा कि लॉग नेचुरल एक्स ई माइनस डिवाइडेड बाय एक्स ई माइनस एक्स है। और दूसरी साइड पे हमारे पास टर्म क्या थी, के एफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय टी, ये वही टर्म है, प्लस डिवाइडेड बाय बी प्लस यहाँ पे एक्स ई था तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट की है एक्स ई की, ठीक है। तो जब ये एक्स ई की वैल्यू पुट की तो आप ये देखें कि इसके अंदर से हमारे पास क्या हो रहा है, ये टर्म तो ऐसी रहेगी। अब पहले हमने क्या किया, ये नीचे वाली टर्म के अंदर एलसीएम ले लिया, ठीक है, ये बी के नीचे कुछ भी नहीं था, वन था, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये टर्म जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बी इंटू के एफ प्लस बी के बी इस और दूसरी साइड पे ये टर्म है, यहाँ पे जस्ट ऊपर वन के साथ ये मल्टीप्लाई होगी तो यही टर्म हमारे पास आ जाएगी, इस प्लस के एफ ए माइनस के बी
बी आ जाएगा। हमने हमने जस्ट यहाँ पे इस डिनोमिनेटर वाली टर्म का क्या किया है कि एलसीएम लिया है। तो अब नेक्स्ट हम उसको क्या करें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाएगा, के एफ बी प्लस के बी बी प्लस ये वाली टर्म आ गई के एफ ए माइनस के बी बी। तो यहाँ से हमारे पास जो है क्या हो सकता है कि अगर हम इसको, अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर के भी जो डिनोमिनेटर में टर्म आती है वो क्या हो जाती है, वो ऊपर चली जाती है, न्यूमिनेटर में चली जाती है। तो के एफ प्लस के बी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कहीं पे कोई वैल्यू ऐसी है जो कटिंग हो सकती है इसकी। ठीक, तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाती है, अब इसको कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल के वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे के एफ की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और ए प्लस बी की वैल्यू जो है हमारे पास जो आ रही है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पे a प्लस बी ये वाला और यहाँ पे कॉमन निकालेंगे हम, तो वो वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी और ये जैसे के एफ और के एफ की वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको मैं देख रही हूँ कि कैसे उसने के एफ बी कॉमन निकाला है, के एफ प्लस के बी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने कॉमन निकाला है ए और बी को, तो वो बाकी टर्म हमारे पास ऐसे ही है और यहाँ पे ए प्लस बी और ए जो है ये वाली टर्म माइनस में है और ये प्लस में है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, के एफ प्लस के एफ बी प्लस के एफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, के एफ कॉमन निकल आएगा और बी प्लस ए या ए प्लस बी कर दें, ये रहेगी टर्म। और ऊपर वाली टर्म हमारे पास क्या है कि ये डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर चला गया और बाकी टर्म हमारे पास ये रहेगी। तो इसलिए हमारे पास ये टर्म जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ए प्लस बी और के एफ कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, के एफ प्लस के बी मल्टीप्लाई बाय टी। और आपको पता है के एफ प्लस के बी क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो हमारे पास के सी के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। और ये भी हमें पता है कि इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये जो है हमारे पास ओरिजिन से पास आउट करेगी। और ये हमारे पास y एक्सिस आ गया, ये हमारे पास x एक्सिस आ गया और यहाँ से हम स्लोप से हम जो है कंपोजिट रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो था पहला केस जिसमें दो पार्ट्स थे, अपोजिंग रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हमारे पास हमने पहला केस देखा था जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 0 थी और दूसरा जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है, पहले वाले केस में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 0 थी और दूसरे वाले केस में हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0 नहीं थी, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जिसको हमने बी लिखा था, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से जो है ना इसको प्रिपेयर करना है।